सभी बच्चों की नंदीश्वर विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आप पढ़ेंगे कक्षा 11 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 और इसमें आज आप पढ़ेंगे टॉपिक में आपकी औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, त्वरण, जिसके अंदर धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण पढ़ेंगे और गति के समीकरण की हम चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं औसत वेग। औसत वेग किसे कहते हैं? तो औसत वेग जो आपका होता है कि कुल विस्थापन तथा कुल समय अंतराल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। जैसे कि आपको हम बता दें, जैसे कि आप कहीं जाते हैं, आपने सफर तय किया और आपने एक निश्चित स्पीड ली। आप जैसे कि एक विस्थापन लिया और आपने 10 किलोमीटर एक सीधी रेखा में तय किया, आपने एक निश्चित वेग से तय किया है और फिर उसके बाद वहां से लौट के भी आए हैं या आप थोड़ी और आगे बढ़ी गए, तो आपने टोटल जोड़ा तो आपका औसत वेग कितना है? पहले आपने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, फिर अगले 50 किलोमीटर की रफ्तार से, तो आपने देखा कि 50, 40, 90 और उनका औसत कितना हो गया? औसत आपने कितनी चलाई? 45 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाई, यानी कि औसत वेग आपका क्या हो गया? 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपने गाड़ी चलाई, तो ये आपका औसत वेग हो गया। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन, तो मैंने क्या किसके बारे में क्या बात की? कुल विस्थापन, और दिए गए समय अंतराल में कुल विस्थापन और कुल समय अंतराल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। इसे वी एवरेजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वी एवरेजन कहते हैं। अर्थात यदि अगर हमारा विस्थापन कितना हो? डेल्टा एक्स, कुल विस्थापन डेल्टा एक्स हो और कुल समय अंतराल डेल्टा टी हो, तो हम भी ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब आते हैं तात्क्षणिक वेग पर, यानी कि किसी समय विशेष पर वस्तु के वेग को हम क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो यानी कि अगर कोई वस्तु परिवर्ती गति कर रही है, तो उसके किसी समय अंतराल पर वेग को हम क्या कहेंगे? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। मान लीजिए आप किसी हाईवे पर या आप अपने कहीं पर सफर पे जा रहे हैं, तो आपने देखा इस समय हमारी गाड़ी कितनी गति पर चल रही है? 40। कुछ मिनट बाद देखा तो हमारी गाड़ी कितने पर चल रही है? 70 पर चल रही है। तो वो क्या कह रहा है? तात्क्षणिक वेग कह रहा है, मतलब कि एग्जैक्ट टाइम पर। इसका काम कहाँ होता है? तात्क्षणिक वेग का समय अंतराल पर कहाँ देखा जाता है? इसका इस्तेमाल होता है जैसे एक्सीडेंटल जो चीजें होती हैं, जैसे कि आपको बताया जाता है कि दोनों ट्रकों के बीच जो टक्कर हुई, उन दोनों की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कैसे पता लगा रहे हैं कि ये क्या कहलाएगा? आपका ये तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। किसी समय विशेष पर इसको देखा गया, तो यानी कि समय जब जीरो होने की कगार पर हो बट जीरो ना हो, तो v बराबर लिमिट t टेंड्स टू 0 और डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? v बराबर dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं। इसको डेवामी भी लिखा जा सकता है, तो v बराबर dx अपॉन dt। तो ये आपका क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। अब इसके बाद अपन जाते हैं त्वरण पर। त्वरण किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, यानी कि किसी वस्तु के समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कह सकते हैं? त्वरण कहते हैं। ये बराबर अपना क्या होता है? dv अपॉन dt कहलाता है। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो ये अपने इसमें समय को और इंक्लूड किया जाता है, तो किसी वस्तु के समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये बराबर dv अपॉन dt हो गया। तो एग्जांपल के रूप में लीजिए कि कोई किसी चीज की अपन रफ्तार बढ़ा रहे हैं, जैसे साइकिल से ही जा रहे हैं या गाड़ी से ही जा रहे हैं, तो अपन उसकी रफ्तार बढ़ाते ही जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका त्वरण हो रहा है। आप उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं, गति बढ़ा रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। अब त्वरण कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो धनात्मक त्वरण होता है, एक ऋणात्मक त्वरण होता है। तो कहने का मतलब जब जैसे कि हम वस्तु की गति को बढ़ा रहे हैं, तो वह आपका क्या कहलाएगा? धनात्मक त्वरण कहलाएगा। और हम किसी वस्तु की गति को घटा रहे हैं, यानी कि वेग को घटा रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? ऋणात्मक त्वरण कहलाएगा। ठीक है, ये 2 परिस्थितियों में लागू होता है। जैसे कि किसी वस्तु को अपन ने ऊपर उछाला,
तो जब यह वस्तु ऊपर जाएगी तो पहले तो अपन ने जो स्पीड दी है वो उसकी स्पीड घटती चली जाएगी, तो पहले मंदन उत्पन्न होगा। पहले क्या होगा? मंदन उत्पन्न होगा। और जब उसके ऊपर अपन ने चीज उछाली है तो वो जीरो होकर के फिर वह नीचे गिरेगी, तो उसका वेग बढ़ता चला जाएगा, तो वो उसका क्या होगा? त्वरण हो जाएगा। और जो ग्रेविटी फील्ड होती है, जो त्वरण होता है ग्रेविटी वाला, तो उसके कारण उसके वेग नीचे टकराने के बाद शून्य हो जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो वहां पर आपका धनात्मक त्वरण होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण समझ लिया, और हमने आपके बारे में क्या समझा? हमने गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि पृथ्वी के कारण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका मान 9.8 कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हमने आपको बताया। आपने किसी वस्तु को ऊपर फेंका, फिर नीचे आई, तो ये आपकी गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत बात होती है। अब त्वरण के बारे में हम ये बताते हैं, जैसे इसकी परिस्थितियां होती हैं वैसे ही त्वरण भी होती है। त्वरण कैसा होता है? परिवर्ती त्वरण भी होता है, आपका तात्क्षणिक त्वरण भी होता है, औसत त्वरण भी होता है। तो अब हम इसके बाद हम क्या लेते हैं? गति के समीकरण लेते हैं। तो गति के समीकरण किसने दिए थे? अपने गति के समीकरण अपने न्यूटन ने दिए थे। तो कौन कौन से दिए थे? अपने गति के त्वरण, गति के नियम अपने 3 दिए गए थे। अपना कौन कौन सा दिया था? v बराबर u प्लस at दिया था, दूसरा दिया था s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर दिया था, और तीसरा था अपना क्या दिया था? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as दिया था। v स्क्वायर बराबर क्या दिया था? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं? पहले गति का प्रथम समीकरण का निगमन करते हैं। तो गति का प्रथम समीकरण का हम निगमन करना स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंटों को ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। जैसे कि हम अगर गति का प्रथम समीकरण निकालें तो हमें क्या करना है कि जो हम एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं जिस प्रकार से, उसी प्रकार एक्सीलरेशन के आधार पर हमारा गति का प्रथम समीकरण निकल जाता है। कैसे निकलता है? देखिए, माना किसी समय t बराबर 0 पर किसी वस्तु का प्रारंभिक क्या लिया है? t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है? उसका प्रारंभिक वेग u है। ठीक है, और t बराबर t समय अंतराल पर उसका अंतिम वेग क्या है आपका? उसका अंतिम वेग है आपका v मान लीजिए। ठीक है, तब उसका त्वरण क्या होगा? त्वरण मैंने आपको क्या कहा था? इसको त्वरण के थ्रू याद रखिए और ध्यान रखिए। उसके त्वरण में परिवर्तन होगा। e बराबर क्या हो जाएगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक बटे कुल समय अंतराल, तो t माइनस 0। तो अपन ने ये क्या कर लिया? अंतिम समय अंतराल में से प्रारंभिक समय अंतराल घटा दिया, तो यहाँ पर आ गया v माइनस u बटे t, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो v माइनस u बराबर 80 आ जाएगा। तो v बराबर अपना क्या निकला? u प्लस 80। ये पक्षांतरण कर दिया, तो ये गति का क्या निकला है? प्रथम समीकरण निकला है। इसके बाद हम क्या निकालते हैं? गति का द्वितीय समीकरण का निरूपण करते हैं। द्वितीय समीकरण क्या है? s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। माना किसी समय अंतराल t बराबर 0 पर, यानी कि प्रारंभिक समय t बराबर 0 पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा उसका विस्थापन क्या है? x बराबर 0। मतलब वस्तु अपनी जगह पर से हिली तक नहीं है। जब हिली नहीं है तो उसका विस्थापन भी नहीं हुआ, तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया? उसका अपन ने विस्थापन 0 मान लिया। अब t बराबर t समय अंतराल पर उसका अंतिम वेग क्या मान लिया? v है, तथा उसने कुछ दूरी s तय कर ली। तो औसत वेग बराबर क्या होता है? औसत वेग, औसत तो आपने पढ़े ही होंगे, टोटल जो भी हो। जैसे कि अगर हम कहें कि 2 संख्याओं का औसत कितना है, तो दोनों संख्याओं का जोड़ देंगे। अगर 10 संख्याएं हैं, 10 संख्याओं को जोड़ करके 10 का भाग लगा देंगे, तो वो आपका औसत कहलाएगा। यहाँ पर हमारी कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं, अंतिम वेग तथा प्रारंभिक वेग। तो v प्लस u प्लस v बटे 2। तो हमने गति का प्रथम समीकरण क्या बना था? v बराबर u प्लस 80। तो हमने v का मान रख दिया यहाँ पर, u प्लस 80 रख दिया। देखो u जोड़े तो कितने हो गए? 2u। अब हम पद विच्छेदन द्वारा इसमें भाग लगाते हैं। पद विच्छेदन मतलब अलग अलग भाग लगाना। तो 2u बटे 2 प्लस 80 बटे 2, तो 2 से 2 यहाँ तो ये कट गए। ठीक है, और यहाँ पर 1/2 80 अपन ने लिख दिया। कुल विस्थापन बराबर क्या होता? औसत को 1 गुणे समय अंतराल। तो ये आपका हो जाएगा कुल विस्थापन बराबर s बराबर औसत v गुणे समय अंतराल। तो
S बराबर v बार गुणे t। तो यहाँ पर हमने t का गुणा कर दिया तो ये ut प्लस 1/2 at स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका गति का द्वितीय समीकरण। इसके बाद हम पढ़ते हैं गति का तृतीय समीकरण। तो तृतीय समीकरण के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, हमें गति का प्रथम समीकरण लेना है और गति का द्वितीय समीकरण लेना है। दोनों समीकरणों की सहायता से हम क्या निकाल देंगे, गति का तृतीय समीकरण निकाल देंगे। तो हम देखते हैं कि गति का तृतीय समीकरण का नियम। तो पहला समीकरण क्या था, v बराबर u प्लस at, और द्वितीय समीकरण क्या था, s बराबर ut प्लस 1/2 at। कुछ नहीं करना है, हमें t का मान निकाल करके समीकरण 2 में रखना है, बस गति का तृतीय समीकरण निकल आएगा। इतनी सी बात याद रखनी है। तो क्या लिखेंगे, गति के प्रथम समीकरण से। तो गति का प्रथम समीकरण v बराबर क्या है अपना, u प्लस at। तो यहाँ पर v माइनस u बराबर at और t बराबर आपका क्या हो जाएगा, v माइनस u बटे a हो जाएगा। तो ये आपका पहली बार क्या निकाला है, t का मान निकाला है। t का मान समीकरण 2 में रखने पर, t का मान समीकरण 2 में गति के द्वितीय समीकरण में रखने पर, गति के द्वितीय समीकरण में रखने पर। तो द्वितीय समीकरण में हम रखेंगे यहाँ पर मान s बराबर अपना क्या हो जाएगा, ut प्लस 1/2 at जो था हमने t की जगह पर मान रख दिया, u प्लस at स्क्वायर यहाँ पर मान रखा। तो s बराबर u प्लस इसका मान क्या निकला था, v माइनस u बटे a और प्लस 1/2 v माइनस u बटे a, ये होल स्क्वायर हो गया। s बराबर आपका क्या हो जाता है, uv माइनस u स्क्वायर बटे a प्लस 1/2 यानी कि 2 का हम टोटल लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ab प्लस, अब यहाँ पर हम इसका गुणा करेंगे, यहाँ पर हम इसका a का गुणा करेंगे, मगर उससे पहले हम क्या ले लेते हैं कि इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, u v स्क्वायर माइनस v माइनस u का होल स्क्वायर खोलेंगे उससे पहले। तो ये तो हमारा यहाँ पर जाके क्या चलता जाएगा, u v माइनस u स्क्वायर बटे a और प्लस ये अपना ये हो गया v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2uv, ये अपने होल स्क्वायर खोल दिया यहाँ पर, और ये अपना 2a है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर से इसका एक स्क्वायर काट दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, ये हो गया अपना v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2u v बटे 2a शेष बचा। यहाँ पर uv माइनस u स्क्वायर बटे a हो गया, बराबर में अपना क्या चल रहा था, s चल रहा था। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि हम लेंगे इसका एलसीएम। यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम कितना आता है, 2a एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर अपना 2a एलसीएम आया। तो देखिए मात्र 2 की कमी है यहाँ पर, अकेली तो 2 का गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस 2uv। तो आपको कुछ कटता दिख रहा है, हाँ ये कटता हुआ दिख रहा है। 2u स्क्वायर में से एक आध u स्क्वायर गया, हाँ गया, तो ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2a हो गया। 2a का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये हो गया 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो गया कि नहीं। तो हम v स्क्वायर को यहीं पर छोड़ देते हैं तो u स्क्वायर प्लस 2as हो गया। या करके लिख दो आप यहाँ पर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस
2a। तो ये गति का तृतीय समीकरण हो गया।